सीक्रेट बात करेंगे। चलो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। कौन सा नाम क्या है इसका? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी किसने है? ये I.P. पैवलोव ने। किसने दी है? फुल नेम है इनका I.P. पैवलोव। ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी हिंदी में इसको बोलते हैं, 3-4 नाम है इसके, जिनमें से एक है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। क्या है? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है। किसका नाम है ये? थ्योरी का। किसकी थ्योरी है? I.P. पैवलोव की थ्योरी है सिंपली। ठीक है। चलो बात करते हैं इनके बारे में। लास्ट में हमने देखो जब इन जो भी थ्योरीज थी इनके बारे में बात की थी। लर्निंग थ्योरीज पहली बात हम कर रहे हैं, टॉपिक हमारा लर्निंग थ्योरी है। पहले में बात की थी हमने किसके बारे में? फर्स्ट लर्निंग थ्योरी, जो कि थी ट्रायल एंड एरर थ्योरी गिवन बाय थॉर्नडाइक, है ना। थॉर्नडाइक ने दी थी जो आपकी ट्रायल एंड एरर थ्योरी है। उसमें उन्होंने क्या बताया था? एक्सपेरिमेंट था उनका एक बिल्ली के ऊपर, है ना। और जिस चीज पे एक्सपेरिमेंट, मतलब जहां इन्होंने जो भी सिनेरियो रखा था वो क्या था? एक पजल बॉक्स था सिंपली। ठीक है। फूड पजल बॉक्स और एक कैट सिंपली। ठीक है। यहाँ पे उन्होंने क्या बताया हमें कि जैसे जैसे आप ट्रायल्स करते जाएंगे लर्निंग के लिए, वैसे वैसे आपका टाइम भी कम होता जाएगा, गलतियां भी कम होती जाएंगी। अपनी गलतियों से सीखोगे तो सक्सेसिव ट्रायल्स होते जाएंगे और आप क्या होगे? उससे अपने एम की तरफ पहुंचोगे। यही था सिंपली लास्ट में। अब वही लर्निंग थ्योरी में जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है I.P. पैवलोव की थ्योरी, जो कि है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी सिंपली। ठीक है। लिखेंगे थोड़ा सा इनके बारे में। यह एक रशियन मनोवैज्ञानिक थे जो I.P. पैवलोव हैं। ये कहां से बिलोंग करते थे? रशिया से बिलोंग करते थे, या आप बोल सकते हैं कि ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे सिंपली। ठीक है। यह एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है। इन्होंने पाचन क्रिया के ऊपर एक विशेष रूप से अध्ययन किया। इन्होंने पाचन क्रिया के ऊपर एक विशेष रूप से अध्ययन किया। ठीक है। और इनका यह अध्ययन, मतलब इनका जो ये एक्सपेरिमेंट था वो इतना फेमस हुआ कि 1904 में इनको इसके लिए क्या मिला था? एक नोबेल प्राइज, नोबेल अवार्ड भी दिया गया था सिंपली। ठीक है। तो ऐड करेंगे, इनका यह अध्ययन इतना लोकप्रिय हुआ कि 1904 में इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था इस एक्सपेरिमेंट के लिए। 1904 में इनको क्या दिया गया था? एक नोबेल प्राइज। और अगर बात करें कि ये जो थ्योरी है ये इन्होंने कब दी थी, तो 1897 में पब्लिश की गई थी। ये थ्योरी कब पब्लिश की गई थी? 1897 में पब्लिश की गई थी। ठीक है। कि इन्होंने जो अपनी थ्योरी है 1897 में ये पेश की थी एक्सपेरिमेंट अपना,
और इनका ये एक्सपेरिमेंट इतना फेमस हुआ कि 1904 में इनको नोबेल प्राइज मिला सिंपली इसके लिए, ठीक है। अब अगर बात करें कि इनका एक्सपेरिमेंट जो है वो किसके ऊपर था, मैंने कल आपको पढ़ने के लिए बोला था, पैवलोव एक्सपेरिमेंट डॉग के ऊपर था। किसके ऊपर था? इनका एक्सपेरिमेंट एक डॉग के ऊपर था। क्या साबित करना चाहते थे, क्या प्रूव करना चाहते थे जो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट दिया था सिंपली? कि सिंपल देखो, इन्होंने ना यहाँ पे दो चीजों के बारे में बात की है, एक है स्टिमुलस और दूसरा है रिस्पॉन्स, ठीक है। एक है स्टिमुलस, स्टिमुलस को हिंदी में क्या बोलते हैं? उद्दीपन, और रिस्पॉन्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुक्रिया सिंपली, ठीक है। तो उद्दीपन और अनुक्रिया, उद्दीपन और अनुक्रिया, ठीक है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। अब देखो इन्होंने सिंपली इन दोनों चीजों के बारे में बात क्या की है कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच एक साहचर्य, हिंदी में बोलते हैं साहचर्य और इंग्लिश में बोलते हैं एसोसिएशन, ठीक है, कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच एक एसोसिएशन बन जाती है जिसको इन्होंने यहाँ पे प्रूव करके बताया है, ठीक है, अपने एक्सपेरिमेंट में। सिंपली इसको इजी लैंग्वेज में लिखेंगे कि पैवलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत को, पैवलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत को अनुबंधन माना है, अनुबंधन माना है, अनुबंधन मतलब कंडीशन, ठीक है, कंडीशनिंग माना है, अपने सीखने के सिद्धांत को अनुबंधन माना है, ठीक है। और अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है, मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा, अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच, उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच एक एसोसिएशन, साहचर्य स्थापित हो जाता है। उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच एक साहचर्य स्थापित होता है, एसोसिएशन बन जाती है एक। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाली बात तो हो गई। दूसरी बात यहाँ पे क्या उठती है, इन्होंने क्या बोला कि ये जो स्टिमुलस है ना, उद्दीपन है या जो रिस्पॉन्स हम करते हैं, इस चीज में एसोसिएशन धीरे धीरे बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि किसी गर्म चीज में हमारा हाथ लग गया, ठीक है। अब गर्म चीज में हाथ लगा तो क्या आप जानबूझकर पीछे हाथ हटाते हैं? नहीं, वो क्या है, आपका रिस्पॉन्स है, ऑटोमेटिक आपकी एक्टिविटी है कि जैसे ही गर्म लगा आपका हाथ पीछे हो गया सिंपली, ठीक है। तो इन्होंने इसको स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के थ्री एसोसिएशन बताया कि वो जो हटना था ना वो ऑटोमेटिक हुआ था, आपने वो जानबूझ के नहीं किया था। आप मतलब ये देखा भी होगा कई बार कुछ चुभ जाता है या समथिंग, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का वो होता है, हमें खुद को नहीं पता चलता कि कब आगे से कुछ आया या कोई किसी ने पानी फेंका, ऑटोमेटिक हमारी आईज बंद हो जाती है ना। तो वो चीज क्या कहलाती है कि यहाँ पे आपका जो रिस्पॉन्स आया ना उसके बीच उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच क्या बन गया, साहचर्य बना, उसने खुद को मतलब वो उस चीज में ढाल लिया, वो चीज होने लगी खुद ही, ठीक है। तो इन्होंने इसको अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या किया है, प्रूव किया है। एक्सपेरिमेंट था डॉग के ऊपर। अब मुझे बताओगे थोड़ा सा सिनेरियो क्या बनाया था इन्होंने? एक लैब में क्या किया था, कुत्ते को बांधा था, एक डॉग को रखा था सिंपली, मतलब हैंग या जो भी है उनको, उसको कुछ ऐसे बांधा था कि उसको आगे का ज्यादा शो नहीं हो रहा था, ठीक है। एक लैब में ये था। अब इन्होंने सिनेरियो क्या बनाया कि कुछ दिनों तक ये हैबिट डेवलप की इस डॉग में कि क्या उसके सामने फूड लाया गया, ठीक है, उसके सामने फूड लाया गया तो फूड की जो स्मेल है ना उससे मतलब जब भूख लगी होगी, हमारे सामने भी जब खाना आता है तो मतलब हमारा जो एक रिस्पॉन्स है ना, जब उद्दीपन क्या है, खाना, रिस्पॉन्स क्या है, क्या आता है जब हमें बहुत भूख लगी है, मान लो एकदम से आपको खुशबू आ रही है खाने की तो मुंह में पानी आ जाएगा, सलाइवरी रिएक्शंस होना शुरू हो जाते हैं सिंपली। तो वो जो सलाइवा क्रिएट होता है ना, वही इन्होंने अपने डॉग में एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की सिंपली, या शो किया कि जैसे ही फूड आ रहा है
उसके बाद जो है मतलब फूड की स्मेल से पहले क्या था, फूड आया, मतलब जो भी है कुत्ता उसने खाना देखा और उसके मुंह में सलाइवा क्रिएट हो गया सिंपली, ठीक है। थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ कि अभी तक खाना थोड़े मतलब लैब के बाहर साइड को ही रखा होता था, लेकिन स्मेल जो खाने की जो खुशबू है उसी से क्या करने लगा, इसके मुंह में थोड़ा सलाइवा क्रिएट होने लगा। लेकिन थोड़े टाइम के बाद इन्होंने एक रिंग बेल ऐड कर दी इसमें, एक रिंग बेल ऐड कर दी। बोलने का मतलब है खाना लाने से पहले अब ये क्या करने लगे, एक घंटी बजाते थे सिंपली, ठीक है। अब जब ये बेल बजाते थे तो डॉग को पता है, अब उसमें ना एक हैबिट डेवलप की गई कि रिंग मतलब जैसे ही एक रिंग बजी उसके बाद थोड़ी देर में खाना आने वाला है, ठीक है। तो पहले जहां खाने को देख के स्लाइवा आ रहा था या स्लाइवरी रिएक्शंस जो हो रहे थे डॉग में, अब वो क्या हो रहे हैं, रिंग बेल से ही स्टार्ट हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि डॉग को पता है, अब मतलब उसमें ये हैबिट बन गई कि जैसे ही बेल बजेगी उसके बाद खाना आएगा ही आएगा, तो पहले से ही उसकी बॉडी में ये रिस्पॉन्स आने लग गया और सलाइवा क्रिएट होने लग गया सिंपली, ठीक है। तो इसी के बीच इन्होंने इसी को एसोसिएशन बताया है कि हमारी बॉडी जो है क्या करती है, रिस्पॉन्स करती है किस चीज को, स्टिमुलस। अगर हमारे सामने स्टिमुलस है तो रिस्पॉन्स करेगा वो, ठीक है। तो यही इन्होंने साबित किया है सिंपली कि पहले सिर्फ जहां खाना देख के सलाइवा आता था, अब वहां पे सिर्फ और सिर्फ रिंग बेल सुन के ही डॉग के मुंह में वो सलाइवा जो है क्रिएट हो जा रहा है सिंपली। तो अब यहाँ पे आगे इन्होंने बात क्या की है, एक और शब्द का यूज किया है उन्होंने जिसको बोला है रीइंफोर्समेंट। जब हम बीएड या जो भी आपने जेबीटी की है उसमें आपको बताया गया होगा या पढ़ा भी, हमें पुनर्बलन लेसन प्लान बनाते थे, वहां पे लिखा होता है रीइंफोर्समेंट। क्या होता है इसका मीनिंग, रीइंफोर्स करो बच्चों को, बोलते हैं ना रीइंफोर्स करो बच्चों को। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन, हिंदी में क्या बोलते हैं, पुनर्बलन, सॉरी पुनर्बलन, हाँ जी पुनर्बलन। क्या होता था ये कि बच्चों को मोटिवेट करो, कैसे रीइंफोर्स कैसे कर पा रहे हो सिंपली आप, ठीक है। तो अब इसने क्या बोला कि यहाँ पे ना इस वाले प्रोसेस में एक रीइंफोर्समेंट भी बनती है सिंपली, ठीक है। कि ये जो अब डॉग है ना, जब रिंग बेल बजेगी तो वो उसमें रीइंफोर्स का काम कर रही है, उसको मोटिवेट करने का काम कर रही है कि अब मुझे पता है कि क्या है, फूड आने वाला है सिंपली मेरे लिए, रिंग बेल से सिंपली, ठीक है। एक दो लाइन लिखेंगे इसमें, थोड़ा सा ऐड करेंगे। पैवलोव ने अनुबंधित उद्दीपक घंटी की ध्वनि के साथ क्लासिकल जो स्टिमुलस, सॉरी इसने जो कंडीशनिंग स्टिमुली रखी वो क्या था, बेल, ठीक है। अनुबंधित उद्दीपक घंटी की ध्वनि के साथ साउंड ऑफ द बेल स्वाभाविक उद्दीपन, ठीक है, भोजन में या भोजन से स्त्राव में वृद्धि होने को, भोजन में स्त्राव क्या, जो सलाइवरी रिएक्शन जो बढ़ गए थे सिंपली, ठीक है, भोजन से स्त्राव में वृद्धि होने को पुनर्बलन कहा है, रीइंफोर्समेंट कहा है, रीइंफोर्समेंट कहा है। ठीक है, और सीखने की इसी प्रक्रिया को इसने अनुबंधित सहज क्रिया कहा है, सीखने की इसी प्रक्रिया को इसने अनुबंधित सहज प्रक्रिया कहा है। बोलने का मतलब है ये आपका कंडीशनिंग प्रोसेस है कि जब आपके सामने एक कंडीशन लाई जाती है तो आपका जो रिस्पॉन्स है उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है सिंपली, ठीक है। तो इसने इसको क्या बोला हिंदी में, अनुबंधित सहज प्रक्रिया कहा है इस लर्निंग को सिंपली, ठीक है। क्लियर है, ये था सिर्फ और सिर्फ इसका, ये जो इसने मतलब एक्सपेरिमेंट किया था तो इसका प्रभाव क्या पड़ा या क्या ये साबित करना चाहता था। तीन चीजें हमारे पास मेन आई, कौन कौन सी, स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, एसोसिएशन इनके बीच में, और इन सब से जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग में आती है सिंपली, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे फीचर्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी।
फीचर्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, विशेषताएं सिंपली इसकी, ठीक है। फीचर्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, फीचर्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। फर्स्ट लिखेंगे, पहली विशेषता लिखेंगे, यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है, यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि यदि स्वाभाविक उद्दीपक के साथ, कि यदि स्वाभाविक उद्दीपक के साथ, स्वाभाविक उद्दीपक के साथ अनुबंधित उद्दीपक का प्रयोग किया जाए, कंडीशनिंग जो स्टिमुलस है उसका प्रयोग किया जाए, तो स्वाभाविक अनुक्रिया में वृद्धि होती है। स्वाभाविक उद्दीपक के साथ कंडीशनिंग, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे आपका, अनुबंधित उद्दीपक, ठीक है। अनुबंधित उद्दीपक का प्रयोग किया जाए, उद्दीपक का प्रयोग किया जाए तो कौन सा बनता है, स्वाभाविक अनुक्रिया में वृद्धि होती है। बोलने का मतलब है जो स्लाइवरी रिएक्शंस हो रहे थे डॉग में, वो अब रिंग बेल के साथ ही इंक्रीज हो गए हैं सिंपली, ठीक है। अब फूड की जरूरत नहीं है, उससे पहले ही वो रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया है। क्लियर है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर लर्निंग की हम बात करें तो बच्चों को अगर लर्निंग में ना यहाँ पे हम कुछ ना कुछ स्टिमुलस दे रहे हैं कि उनको इस चीज को लर्न करना है, इसके पीछे इनका जो एक रीइंफोर्समेंट उनको दी जाएगी, रीइंफोर्स किया जाएगा, तो उनकी लर्निंग में ग्रोथ होगी सिंपली, ठीक है। हालांकि थोड़ा सा इनके जो ये आपका एक्सपेरिमेंट है इसको मतलब जो भी क्रिटिसिज्म भी मिला है, क्यों मिला है, क्योंकि इन्होंने जो एक प्रोसेस बताया है ना, काइंड ऑफ ये एक मशीनरी प्रोसेस या मशीन्स के ज्यादा वहां पे सूट करता है, क्योंकि हम जो इंसान है, ह्यूमन नेचर है, हम कभी भी एक चीज पे हमेशा हर बार एक ही रिएक्शन नहीं दे सकते, हमारे रिएक्शन चेंज होते हैं सिंपली, ठीक है। क्या हर बार आप एक किसी शॉप से गुजर रहे हैं, आपको भूख लगी है, कोई खुशबू आ रही है, तो आपके मुंह से सलाइवा आएगा ही आएगा, मतलब पक्का है कि आएगा ही आएगा। मूड पे भी तो डिपेंड करता है, नहीं हो खाने का मन, अच्छा मूड है तो ठीक है, उसकी ओर ध्यान चला गया तो आपका सलाइवा बनेगा, नहीं गया तो नहीं बनेगा, सिंपल सी बात है। तो हर बार हम ये सेट करके नहीं चल सकते कि स्टिमुलस से जो है रिस्पॉन्स आएगा ही आएगा, कई बार नहीं भी हो सकता है। तो इस चीज की वजह से थोड़ा सा इनको क्या क्रिटिसाइज भी किया गया कि ह्यूमन नेचर में जो इंसान है थोड़ा सा मतलब नेचर चेंज होता है, जरूरी नहीं और हर किसी का नेचर एक ही जैसा हो, ऐसा भी नहीं है सिंपली, इसीलिए इसको थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी किया गया है, ठीक है। दूसरा लिखेंगे, दूसरी विशेषता इसकी, यह सिद्धांत अनुबंधन मतलब कंडीशनिंग और रीइंफोर्समेंट पर बल देता है। यह सिद्धांत अनुबंधन, कंडीशनिंग और रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्बलन पर जोर देता है। कंडीशनिंग और रीइंफोर्समेंट पर बल देता है, ठीक है। अब इसने क्या बोला है कि ये जो रीइंफोर्समेंट है ना, ये आपका मतलब तेजी से, स्पीड से सीखने में हेल्प करता है सिंपली, ठीक है। कि ये आपकी जो लर्निंग है उसको क्या बनाएगा, स्पीड बनाएगा, मतलब जल्दी आप सीख पाएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे इसको, पुनर्बलन से सीखने की गति बढ़ती है, पुनर्बलन से सीखने की गति बढ़ती है, लर्निंग स्पीड जो है आपकी वो थोड़ा ग्रोथ होगी उसमें, और कंडीशनिंग से क्या होती है, ये जो आपने लर्न किया है उसमें परमानेंसी आती है। बोलने का मतलब है कि ये परमानेंट लर्निंग बन जाती है, ठीक है। कि ये स्थायी जो है आपकी लर्निंग जो है वो स्थायी हो जाती है, हिंदी में यही बोलेंगे, सीखना स्थायी हो जाता है, ठीक है। एक और कैरेक्टरिस्टिक जो थोड़ी सी मेन है इसकी वो भी लिख लेंगे कि अनुबंधन सिद्धांत संबंध सहज क्रिया पर आधारित है। अनुबंधन सिद्धांत संबंध सहज क्रिया जो एसोसिएशन है सिंपली, ठीक है, पर आधारित है और छोटे बच्चे प्राय इसी रूप में सीखते हैं।
अनुबंधन सिद्धांत सहज संबंध सहज क्रिया पर आधारित है और छोटे बच्चे इसी रूप में सीखते हैं। छोटे बच्चे इसी रूप में सीखते हैं। ठीक है, अब इसके जो अभी मैंने आपको बोला कि थोड़ा इसको क्रिटिसिज्म भी मिला है, किस चीज पे क्रिटिसाइज किया गया है वो देखेंगे थोड़ा। ड्रॉबैक्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ड्रॉबैक्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, ड्रॉबैक्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। पहली बात तो ये जो मतलब ये जो थ्योरी है ये एनिमल पे की गई फर्स्ट। ठीक है, एनिमल पे की गई, उसके बाद बच्चों पे अप्लाई किया गया। उसके बाद जो है ये किस पे अप्लाई किया गया? चिल्ड्रन पे सिंपली, कि पहले पशु पे फिर उसके बाद बच्चों पे की गई। लेकिन व्हाट अबाउट मैच्योर्ड पर्सन, कि जो एक इंसान बड़ा है उसकी तो बात ही नहीं की गई है यहाँ पे। तो फिर जो एक्शंस हैं वो तो बच्चों के अकॉर्डिंग किए गए, बड़े इंसान पे इसका मतलब एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया कि ये वहां पे भी अप्लाई होगा या नहीं होगा। पहला पॉइंट। ठीक है, सेकंड पे आएंगे। इस सिद्धांत में मनुष्य को एक जैविक मशीन माना गया है, मतलब एक मशीनरी की तरह काम करते बताया गया कि हर बार वो एक ही रिएक्शन देगा, एक ही उसका इमोशन रहेगा सिंपली। ठीक है, सेम रिएक्शन, एक मशीन की तरह यहाँ पे उसको बोला गया है। ठीक है, एक मशीनरी की तरह जो है काम करने के लिए उसको बोला गया है यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, इंसान के इमोशन चेंज होते हैं हर एक सिचुएशन में, तो हर बार वो मशीन बन के नहीं रह सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। अनुबंधित अनुक्रिया द्वारा सीखना स्थायी नहीं होता। अनुबंधित अनुक्रिया मतलब कंडीशनिंग, जो इन्होंने ये जो कंडीशन क्रिएट की थी ना, उसके द्वारा सीखना परमानेंट नहीं होता है हर बार सिंपली। ठीक है, सो नॉट परमानेंट। अनुबंधित अनुक्रिया द्वारा सीखना स्थायी नहीं होता है, परमानेंट नहीं होता है। ठीक है, और ये सबसे बड़ी बात मतलब वही एक मुद्दा बार बार कि ये इंसान के सीखने के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। ये ज्यादा ये जिन्होंने मतलब इन्होंने जो डॉग पे किया तो हर बार उसका एक ही रिएक्शन आ रहा था, लेकिन इंसान जो है हम हमारे इमोशंस बदलते रहते हैं टाइम के साथ सिंपली। ठीक है, तो ये था आपका मेन इसमें जिनके बारे में मैंने आपको मेंशन कर दिया कि ड्रॉबैक्स क्या थे इसके, फीचर्स क्या थे इसके। अब एक लास्ट बात करते हैं कि ये जो आपकी मतलब सिद्धांत है इसका एजुकेशनल इंपॉर्टेंस क्या है, या एजुकेशन पे इसका क्या इफेक्ट पड़ा है सिंपली। ठीक है, कि इन्होंने एजुकेशन में इसको कैसे इंप्लीमेंट किया है, इंप्लीमेंटेशन क्या दी है। चलो, एजुकेशनल इंप्लीमेंटेशन या इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। लिखेंगे पहला पॉइंट, fear, love and hatred, fear, love and hatred मतलब डर, प्यार और नफरत towards specific subjects are created through conditioning. Love, hatred and fear towards specific subjects are created through conditioning. ठीक है, इसका क्या मतलब है अब कि देखो पहला इसने क्या बोला ना, अब जैसे देखो कई आप में से या हम भी सिंपली हैं जिनको जो मैथ सब्जेक्ट है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कई बच्चे ऐसे हैं जिनको मैथ्स बहुत पसंद है,
ठीक है। हम में से कई होंगे जिनको जो इंग्लिश सब्जेक्ट है वो जरा भी पसंद नहीं है, कई होंगे जिनको इंग्लिश पसंद है। अब यहाँ पर रीजन क्या है, क्या हमें बचपन से ही मैथ्स या इंग्लिश पसंद नहीं थे? हाँ जी, कि जब आपने सीखना शुरू किया था ना, कंडीशन क्या बनी थी आपके सामने? बोलने का मतलब है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का अगर जो टीचर जो आपको सिखा रहा है उन्होंने आपको कंडीशन अच्छी दी ना, इंटरेस्ट क्रिएट किया ना आपका, तो हमेशा वो सब्जेक्ट आपका फेवरेट रहेगा, चाहे कोई भी हो। लेकिन अगर वहां पे आपकी जो कंडीशन है वो अच्छी नहीं रही, नहीं इंटरेस्ट बना या टीचर ने भी आप पे ध्यान नहीं दिया, तो वहां पे क्या होगा, कभी भी उस चीज में इंटरेस्ट नहीं बनेगा आपका। आज तक कई लोग होंगे जिनको मैथ्स पसंद ही नहीं आया, अगर बचपन में समझ नहीं आया तो, या स्कूल टाइम पे नहीं समझ आया तो। इंग्लिश, अगर इंग्लिश के जो ग्रामर रूल्स हैं आपके स्कूलिंग टाइम में अगर नहीं क्लियर हुए तो आज तक वो अच्छे नहीं लगते हैं सिंपली। अगर वो अच्छे नहीं लगते हैं, कंडीशनिंग ही नहीं बन पाई, तो पूरा का पूरा सब्जेक्ट ही अच्छा नहीं लगता है सिंपली। ठीक है, तो लर्निंग में इन्होंने क्या बोला कि कंडीशनिंग के थ्रू किसी भी सब्जेक्ट के लिए हम बच्चे में लव, हेटर और फेयर जो है उत्पन्न कर सकते हैं सिंपली। ठीक है, डिपेंड करता है कंडीशन कैसी बनी आपके आगे। क्लियर है ये? ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं सेकंड पॉइंट, द गुड मेथड एंड काइंड ट्रीटमेंट ऑफ अ टीचर। द गुड मेथड and kind treatment of a teacher can be create good impact upon the learners। ठीक है, can be create good impact upon the learner। ठीक है, अब यहाँ पे बोलने का मतलब क्या है, एक तो देखो जब आप टीचिंग करते हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके मेथड्स क्या हैं टीचिंग के। एक होता है ना, किसी इंसान के पास नॉलेज बहुत है, बहुत कुछ आता है उसको, बहुत कुछ उसने रीड कर लिया है, स्टडी, जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास बहुत है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करना नहीं आ रहा है सिंपली। ठीक है, कि मेरे पास मान लो कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन है लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं आप तक कन्वे कैसे करूं उसको, और जब मेरा वे ऑफ जो टीचिंग है या स्टाइल है आप तक नहीं पहुंचेगा तो तब तक मेरी टीचिंग अच्छी कैसे हुई? क्योंकि मेरा मेन मोटिव क्या है, खुद को थोड़ी समझाना है मैंने। लर्नर्स आपको समझ आना चाहिए ना, तो जब तक अगर आपको समझ नहीं आएगा तो मेरे जो इतनी सारी इंफॉर्मेशन अगर मेरे पास है उसका फायदा क्या? वो सिर्फ मेरे काम की है, आपके काम की नहीं है ना फिर। ठीक है, तो क्या बोला है, पहली बात तो आपके पास जो इंफॉर्मेशन है आप जो देने वाले हैं उसके लिए आपके पास एक टीचिंग का गुड मेथड होना चाहिए। ठीक है, मेथड्स ऑफ टीचिंग हमें पता है बहुत सारे हैं, वर्बली है, फिर आप जो अदर मतलब बहुत सारे मेथड टीचिंग में हम यूज करते हैं। देन आपका जो काइंड ट्रीटमेंट है ये भी बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो आपके टीचिंग मेथड के साथ साथ आपका बिहेवियर कैसा है टुवर्ड्स द लर्नर, वो भी इस बात पे बहुत डिपेंड करता है सिंपली, कि बच्चा सीख पा रहा है या नहीं सीख पा रहा है। अगर आप डराओगे, धमकाओगे तो बच्चा सीखेगा नहीं, वो सिर्फ आपके डर की वजह से रिएक्ट कर रहा है उस टाइम पे। लेकिन आप थोड़ा सा उनको प्यार से समझाने की कोशिश करेंगे या फिर आपका जो एक वे ऑफ टीचिंग है वो थोड़ा अच्छा हम्बल तरीके से रहेगा, तो जो बच्चा नहीं भी पढ़ना चाहता है कहीं ना कहीं वो भी उस बात पे ध्यान देगा। हाँ, बीच में कुछ शरारती तत्व होते हैं जिनको नहीं पढ़ना, लेकिन फिर भी एज अ टीचर ये हमारा काम है कि किसी ना किसी तरह, किसी ना किसी मेथड से सिंपली क्या करना है, उनको जो आपकी लर्निंग जो भी आप करवा रहे हैं उसमें इन्वॉल्व करना है। ठीक है, फिर वो चाहे थोड़ा आपका ट्रीटमेंट जो है काइंड बिहेवियर रह के हो या थोड़ा स्ट्रिक्ट भी बनना पड़ता है। ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है हमेशा काइंड बिहेव आप करोगे और आप अच्छी टीचिंग करते हो, कई बार जो नहीं मतलब उस चीज में या थोड़े ज्यादा शरारती हैं उनके साथ थोड़ा सा मतलब स्ट्रिक्ट भी रहना पड़ता है, लेकिन डजंट मीन कि मारने पीटने लग जाओ, है ना। और अब का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, मार तो आप सकते ही नहीं। तो इतना ध्यान रखना, कई बार ये थ्योरीज चलो अपनी जगह है, इनको आपको जो दिया है इन्होंने वही आपको पढ़ना है, लेकिन जो पेडागोजी आती है उसके जो क्वेश्चंस बनते हैं मोस्टली आपका टीचिंग एप्टीट्यूड चेक किया जाता है कि एज अ टीचर आप कैसे बिहेव करने वाले हैं।
तो उसमें मोस्टली इसको सोल्व करने का सबसे बड़ा तरीका क्या रहता है कि एज ए टीचर आप कभी पहली बात बच्चे को पीट नहीं सकते, मार नहीं सकते, धमका नहीं सकते, आपको एक अच्छा बिहेव दिखाना है ताकि बच्चा आपके साथ इजीली इंटरेक्ट कर सके बिना डरे सिंपली, ठीक है। तो वो थोड़ा सा चेंज हमें देखने को मिलता है। तो पेडागोजी में मोस्टली क्या होता है, इन्हीं थ्योरी को बेस रख के आपको सिचुएशंस क्रिएट की जाती हैं कि अगर ऐसा होगा, एक क्लास में एक बच्चा ऐसे बिहेव कर रहा है तो आप उसको कैसे टैकल करने वाले हैं सिंपली, ठीक है। तो पेडागोजी इज ऑल अबाउट योर टीचिंग एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड क्या है कि आपको बच्चों को अच्छे से समझाना है या फिर जो भी है, मारना पीटना नहीं है, प्यार से उनको अपनी बात को अंडरस्टैंड कराना है। और उसका सबसे अच्छा तरीका है गुड मेथड्स ऑफ टीचिंग सिंपली, ठीक है, क्योंकि बातों से भी नहीं किया जा सकता। अलग अलग मेथड लाओ, पिक्टोरियल मेथड से पढ़ाओ, जो आपका ऑडियो विजुअल एड्स हैं उनको लेके आओ सिंपली, ताकि बच्चे का इंटरेस्ट बने। चार्ट्स जो हैं उनके थ्रू बच्चों को पढ़ाओ सिंपल, ठीक है। तो यही सब चीज था ये आपका किसमें। और लास्ट आपका रहेगा कि जो टीचिंग एड्स होते हैं ऑडियो वीडियो, उनका यूज किया जाए, ऑडियो वीडियो एड्स का यूज किया जाए। जो ऑडियो वीडियो एड्स हैं उनका यूज किया जाए किसमें, एजुकेशन में, ताकि क्या हो, बच्चे इंटरेस्ट ले पाए, आपकी बात को समझ पाए कि आप कहना क्या चाहते हो सिंपली, ठीक है। तो ये था आपके पास सेकंड थ्योरी, कौन सी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ आईपी पैवलोव, ठीक है। चलो कोई क्वेश्चन है, एक बार इनको रीड करो और कुछ नहीं समझ आया है तो पूछो। मेन इतना ध्यान रखना कि इन्होंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच जो कंडीशनिंग बनती है, ठीक है, उस पर ज्यादा इन्होंने फोकस किया है कि कंडीशन क्या रखी है आपने।